हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित एक कहानी यह भी। हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका मन्नू भंडारी जी का जन्म 2 अप्रैल 1931 को भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। बाद में इनका परिवार अजमेर राजस्थान आकर रहने लगा। मन्नू भंडारी ने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा अजमेर से पूरी की। स्नातक की परीक्षा बनारस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने के बाद कुछ समय तक कोलकाता में अध्यापन कार्य किया। बाद में दिल्ली स्थित मिरांडा हाउस में अध्यापन कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति प्राप्त की। संप्रति से वे दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। मन्नू भंडारी जी की रचनाएं: कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, यही सच है, त्रिशंकु। इनका उपन्यास आपका बंटी महाभोज अत्यंत प्रसिद्ध है। इन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं जो कि फिल्म और टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए रजनी, स्वामी, निर्मला, दर्पण आदि। मन्नू भंडारी ने नई कहानी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इनकी रचनाओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चिंतन है। उन्होंने स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, पारिवारिक जीवन तथा विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों को आत्मीय अभिव्यक्ति प्रदान की है। मन्नू भंडारी जी की भाषा शैली, भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है इनकी भाषा में। इनकी शैली सरल, सहज तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु चुस्त और प्रसंगानुकूल हैं। इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। जैसे आपके इस पाठ में तत्सम शब्दों की भरमार है। प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व, पैतृक, मुख, आक्रांत, अहमवादी आदि। इसी प्रकार उर्दू शब्द भी है और ओहदा, फरमाइश, निहायत, शिद्दत, नुस्खे, फरमाइश, फर्ज, बावजूद आदि। अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने यहाँ पर किया है, जैसे डिक्टेशन, कल्चर, फर्स्ट ईयर, गर्ल्स, क्लास, प्रिंसिपल, फ्लैट आदि। अब आइए देखते हैं इस पाठ के माध्यम से मन्नू भंडारी जी अपने जीवन के किस अंश का उद्घाटन करना चाहते हैं। प्रस्तुत पाठ एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा आत्मपरक शैली में आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, वह कहानी जो व्यक्ति अपने विषय में लिख रहा है, स्वयं के लिए लिख रहा है, स्वयं के विषय में लिख रहा है, जिसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उसके लेखकीय जीवन को प्रभावित किया है। इस अंश में लेखिका के किशोर जीवन की घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का नाम विशेष रूप से उभर कर आया है। लेखिका द्वारा एक साधारण लड़की के असाधारण बनने के आरंभिक पड़ावों को प्रकट किया गया है। इसके अलावा 46-47 की आज़ादी की लड़ाई में उनकी भागीदारी, उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने के तरीके का प्रभावपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। लेखिका मानती हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ, लेकिन उसे याद है कि अजमेर में जहाँ पिता रहते थे वहाँ अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकों, पत्रिकाओं के बीच पिताजी कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे या उन्हें डिक्टेशन देते रहते थे। सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करती हुई बेपढ़ी माँ रहती थी।
पिताजी अजमेर से पहले जब इंदौर में रहते थे वहाँ उनकी प्रतिष्ठा थी। वे कांग्रेस के साथ समाज सुधार कार्यों में लगे रहते थे। वे केवल शिक्षा के उपदेश ना देकर विद्यार्थियों को अपने घर पढ़ाया भी करते थे। इस तरह उनकी दरियादिली के खूब चर्चे होते थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे। वे अपने विद्यार्थियों को बिना कुछ शुल्क लिए भी पढ़ाते थे। आर्थिक संकट के कारण पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार शब्दकोश के अधूरे कार्य को पूरा किया, जिससे यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली किंतु अर्थ नहीं मिला। कहने का आशय यह है कि इस शब्दकोश के माध्यम से उन्हें आर्थिक आमदनी नहीं हुई। हाँ, अगर उन्हें कुछ मिला तो वो क्या था? प्रशंसा और प्रतिष्ठा उन्हें बहुत मिली। गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने उन्हें निचोड़ कर रख दिया था। आर्थिक विषमता का प्रभाव बच्चों पर ना पड़े इसका हमेशा प्रयास करते थे। दूसरी ओर अभावों की ओर खिसकते जाने के कारण उत्पन्न क्रोध मां पर बरसता था। अपनों के हाथों गहरी चोट खाए पिताजी का विश्वास शक्की हो गया। इतना शक्की स्वभाव की उनकी चपेट में हम सब लेखिका आदि आ जाते। लेखिका का कहना है कि हम सब भाई बहन भी उसकी चपेट में आ जाते थे। पिताजी के क्रोध से हम सभी प्रभावित होते थे। अब लेखिका हमें बताती है कि पिताजी के अनजाने अनचाहे व्यवहार से मेरे अंदर जिन ग्रंथियों को जन्म दिया गया, गोरा रंग पिताजी को बहुत पसंद था, उनकी कमजोरी थी। लेखिका काली थी और 2 साल बड़ी बहन, जो बहन उनकी सुशीला, जो उनसे 2 साल बड़ी थी, वो बहुत गोरी थी। हर बात में पिताजी सुशीला से लेखिका की तुलना करते और सुशीला की प्रशंसा करते थे, जिससे लेखिका के हृदय में हीन भावना की ग्रंथि पैदा हो गई कि नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक उससे उबर नहीं पाई। आज लेखिका एक प्रतिष्ठित लेखिका है, फिर भी आज तक उस हीन भावना की ग्रंथि से वह बाहर नहीं निकल पाई। यही कारण है कि हीन भावना के रहते अपनी किसी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती है। आज भी उसके शक्की स्वभाव की झलक अपने अंदर दिखाई देती है। वह अतीत आज भी भीतर तक जमाए बैठा हुआ है। उस अतीत ने आज भी लेखिका के अंदर तक जड़ जमा ली है। लेखिका की माँ पिताजी के स्वभाव के ठीक विपरीत थी। उसमें धैर्य और सहन शक्ति अपेक्षा से अधिक थी। पिताजी को हर जाति को अपना भाग्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को सहज भाव से पूरा करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना चाहा, केवल दिया ही। सभी भाई बहनों का लगाव उनकी सहानुभूति के कारण उन्हीं के प्रति था। इतने पर भी उनका त्याग, उनकी सहिष्णुता लेखिका के लिए आदर्श ना बन सकी। लेखिका का कहना है कि यद्यपि माँ इतनी सहनशील थी, फिर भी वह मेरे लिए आदर्श ना बन सकी। लेखिका याद करती है कि अपने ज़माने में घर की दीवारें पड़ोस तक फैली रहती थी। सभी परिवार के हिस्से होते थे। बचपन में खेले जाने वाले खेल ही सीमा परिवार की दीवारें थीं और यह सीमा संपूर्ण पड़ोस तक होती थी। आज जिस प्रकार से बच्चे पड़ोस में जाने पर असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा उस समय नहीं था। अपने बचपन के समय के पड़ोस कल्चर को याद कर महानगरों के फ्लैट कल्चर को देख सुकून मिलता है कि वे दिन कितने अच्छे थे। यह लेखिका का कहना है। उसकी अपनी कहानियों के पात्र वे ही हैं जिनके साथ किशोरावस्था की यादें जुड़ी हैं। इतने वर्ष बीत जाने पर भी उनकी भाव भंगिमा, उनकी भाषा बिना किसी प्रयास के बड़े सहज भाव से कहानियों में उतरते चले गए। लेखिका बताती है कि उस समय के दा साहब महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। मतलब लेखिका जब अपनी कहानी लिखती हैं तो उसमें उन्हीं पात्रों का समावेश करती हैं जो उनके
युवावस्था में उनके अड़ोस पड़ोस के थे। लेखिका बताती हैं कि बड़ी बहन की शादी हो जाने और दोनों बड़े भाइयों की पढ़ाई के लिए बाहर चले जाने पर उसे अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी यद्यपि मेरी योग्यताओं और क्षमताओं को रसोई तक सीमित करना चाहते थे, किंतु घर में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावड़ों की बहस सुनने का अवश्य अवसर देते थे। उन चर्चाओं में पार्टियों की नीतियों और आपसी विरोध मतभेद तो समझ में आते नहीं थे, किंतु देशभक्त शहीदों की कुर्बानियों की चर्चाओं से मन जरूर आक्रांत रहता था। मतलब उस समय देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो संघर्ष चल रहा था उससे संबंधित इनके घर पर मीटिंग होती रहती थी। उन राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग में लेखिका भी भाग लेती थी, बैठकर सुनती थी। अब लेखिका ने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में बताते हुए कह रही हैं कि मेरा परिचय शीला अग्रवाल से हुआ। उन्होंने साहित्य संसार में प्रवेश करने की प्रेरणा दी और मैं एक के बाद एक शरद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा के साहित्य को पढ़ती गई और शीला अग्रवाल से बहस करती हुई उस उम्र में जितना समझ सकती थी उतना समझा। देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर में बदल दिया। वैसे भी सन 1946-47 के दिनों में घर बैठे रहना संभव नहीं था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम के साथ इनसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। एक ओर शहर में बवंडर मचा हुआ था तो दूसरी ओर मेरे घर में। लेखिका बता रही हैं कि उस समय पूरे शहर में बवंडर मचा था और मेरे घर में भी। मैं हड़तालें करती, लेखिका जो थी वो हड़तालें करती, नारे लगवाती, सड़कें नापती। ये सब पिताजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पिताजी के क्रोध की चिंता किए बिना लेखिका इन सब कामों में बराबर भाग लेती, उनमें बहसें करने लगी और यह सिलसिला शुरू हो गया। राजेंद्र के साथ शादी कर, अब लेखिका ने अपने पसंद के लड़के राजेंद्र यादव से शादी की तो ये सिलसिला और भी बढ़ गया। पिताजी से बहस का सिलसिला, विरोध का सिलसिला और अधिक बढ़ गया। अब लेखिका बताती हैं कि मेरे कॉलेज से पिताजी के लिए एक बार एक पत्र आया। उसमें लिखा था, प्रिंसिपल ने लिखा था कि आप आकर कॉलेज में मिलें क्योंकि आपकी पुत्री के प्रति कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी है और वो क्यों की ना जाए इस संबंध में आप आकर मिलिए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए और कहने लगे, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। गुस्से में भन्नाते हुए पिताजी गए। अब लेखिका बता रही हैं कि वह डर के कारण पड़ोस में जाकर बैठ गई। लौटकर आए थे तो खुश थे, कहाँ तो पिताजी जाते समय मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए थे कि यह तो पूरे देश की आवाज़ है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। बेहद गदगद होकर पिताजी सुनाते रहे और मैं अवाक थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पिताजी ने जब कॉलेज से लौटकर यह बात माँ को बताई, वहाँ आकर सुनाया, तो लेखिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी तो पिताजी इतना क्रोधित थे और आज इस तरह से बातें लौटकर कर रहे हैं। अब लेखिका बताना चाहती है कि एक बार आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। छात्रों का एक बड़ा समूह लोगों को हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहा था। अजमेर के चौपड़ बाजार पर विद्यार्थी इकट्ठे होकर भाषणबाजी कर रहे थे। इसी बीच पिताजी के एक दकियानूस मित्र ने आकर उनसे मेरे बारे में कुछ बातें कही। उन्होंने कहा, मन्नू की मत मारी गई है, हड़तालें करवाकर हुड़दंग मचा रही है, कहकर चले गए। वे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन क्रोधित होते रहे। इस सब से बेखबर लेखिका
घर लौटी तो पिताजी के बेहद अंतरंग मित्र और अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। उन्होंने लेखिका का गर्मजोशी से स्वागत किया। लेखिका, मैं तो चौपड़ बाजार में तुम्हारा भाषण सुनते ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया। ऐसा उन्होंने कहा कि किसने? डॉक्टर साहब ने। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? अब उन्होंने लेखिका के पिताजी से कहा कि तुम इस तरह घर में घुसे बैठे रहते हो। वो धुआंधार तारीफ करते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे पर गर्व के भाव आते जा रहे थे। भीतर जाने पर माँ ने गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। लेखिका कह रही है कि जब मैं अंदर गई तो माँ ने मुझे बताया कि पिताजी किस प्रकार से क्रोधित हो रहे थे, और इस तरह से जब उनके मित्र ने मेरी तारीफ की तो मुझे सहारा मिला और मैंने राहत की सांस ली। लेखिका याद करके कहती है कि उस समय उस उम्र में कैसा भाषण रहा होगा यह तो वह नहीं जानती। बस ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो प्रशंसा किए जा रहे थे। यह भी हो सकता है कि आज से 50 वर्ष पहले किसी लड़की का बेझिझक धुआंधार बोलते जाना उनकी प्रशंसा का कारण रहा हो। किंतु पिताजी कितने ही तरह के अंतर्विरोधों में जीते थे। वे एक ओर अपनी विशिष्ट छवि बनाने की लालसा रखते थे तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति सजग भी रहते थे। अर्थात वे चाहते तो थे कि उनकी बेटी सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित ना रहे, लेकिन वो किसी प्रकार से अपनी सामाजिक जो उनकी प्रतिष्ठा थी उस पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगवा सकते थे। कॉलेज प्रशासन ने एक और लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल को मई 1947 में नोटिस थमा दिया। तो दूसरी ओर हुड़दंग ना मचे इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद, मतलब टीचर को नोटिस दे दिया कि वो बच्चों को भड़का रही हैं और 3rd ईयर की क्लासेस बंद कर दी गई, जिससे किसी प्रकार की कोई हड़ताल या दंगा ना हो। बंद करके 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। फिर तो कॉलेज के बाहर रह रहकर हुड़दंग मचाया गया। कॉलेज वालों ने अगस्त में 3rd ईयर खोल दिया। जीत की खुशी हुई, परंतु चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी कम थी। अब यह चिर प्रतीक्षित खुशी कौन सी है? देश की आज़ादी। 1947 में ही हमारा देश आज़ाद हुआ और उसी समय की घटना का वर्णन यहाँ पर लेखिका कर रही हैं कि जो उनकी शिक्षिका थी शीला अग्रवाल, उन्हें विद्यालय वालों ने नोटिस दे दिया था, उन्हें विद्यालय से बाहर कर दिया था। तो किस प्रकार से बच्चों ने हड़तालें की और विद्यालय वालों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और अगस्त में 3rd ईयर की क्लासेस भी खोलनी पड़ी तथा उनकी शिक्षिका को वापस स्कूल में ले लिया गया। लेकिन लेखिका का कहना ये है कि इस खुशी में वो बात नहीं थी जो देश के आज़ाद होने, जीत की खुशी हुई, परंतु चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी कम थी। कौन सी खुशी? टीचर को फिर से कॉलेज ले लेने की खुशी कम थी। क्यों? क्योंकि सबके दिलों में देश के आज़ाद होने की इतनी बड़ी खुशी थी। चिर प्रशिक्षित खुशी थी 15 अगस्त 1947 की खुशी। लेखिका कहना चाहती हैं कि वो जो लंबे समय से जिस खुशी की प्रतीक्षा थी वह खुशी कौन सी थी? वह खुशी थी देश के आज़ाद होने की, कि किस प्रकार से 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और लेखिका ने उस घटना को किस प्रकार से यहाँ पर वर्णित किया।